अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल स्नेक सर्कल मुसन्नफ़ मज़हर कलीम एम.ए. पार्ट 2 एपिसोड 17। अब ये दुआ करो मेजर टॉड कि इमरान और उसके साथी इस तरफ का रुख करें। खामोश बैठे हुए कर्नल डेविड ने अचानक साथ बैठे हुए मेजर टॉड से मुखातिब होकर कहा, बाकी हर तरफ हिफाजती चौकियाँ मौजूद हैं सर, और वहाँ मुसल्लह फ़ौजी हैं और रात को तो किसी भी सूरत में किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैंने वैसे अपने तौर पर सुपर कॉलोनी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैप्टन जरमूक को होशियार भी कर दिया। यही एक रास्ता ऐसा है जहाँ से कोई दाखिल हो सकता है। मेजर टॉड ने जवाब देते हुए कहा, तुम इस बदरू को नहीं जानते इस इमरान को। वो ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचता है और फिर इन पर अमल कार गुजरता है कि जैसे बज़ाहिर नामुमकिन ही कहा जा सकता है। बस एक पॉइंट तुम्हारे हक में जाता है कि उन्हें ये इलम नहीं है कि हमें उनके प्रोग्राम का इलम है, कर्नल डेविड ने कहा। लेकिन मेजर टॉड ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो शाम से ही यहाँ पहुँच गए थे और इस वक्त आधी रात से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक सिवाय इंतज़ार के वो और कुछ ना कर सके थे। अचानक मशीन में से बारीक सीटी की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों बेख्तियार उछल कर खड़े हो गए। मेजर टॉड ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, डिसमेंट बोल रहा हूँ, नंबर 310। बटन प्रेस होती है, एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। यस मेजर टॉड, अटेंडिंग यू। मेजर टॉड ने तेज़ लहजे में कहा, सर एक जीप जिसमें 4 अफराद सवार हैं अचानक सड़क से मुड़कर मैदान की तरफ रुख करके रुकी है और इसमें मौजूद 4 अफराद नीचे उतर आए हैं, लेकिन वो अक्रीमी लगते हैं। दूसरी तरफ से डिसमेंट की आवाज़ सुनाई दी, इनका ख्याल रखो, जब तक वो खारदार तार तक ना पहुँच जाएँ तुमने हरकत नहीं करनी। मेजर टॉड ने तेज़ आवाज़ में कहा, यस सर, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही आवाज़ बंद हो गई। मेजर टॉड ने बटन ऑफ कर दिया। वही, यकीनन वही होंगे, उन्होंने अक्रीमी मेकअप कर रखा होगा। काश आज ये मारे जा सकें तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत पूरी हो जाएगी। कर्नल डेविड ने बेख्तियार दोनों हाथ मलते हुए इंतहाई हसरत आमेज़ लहजे में कहा, भी मालूम हो जाएगा सर, अगर वाकई ये वही है तो किसी सूरत भी आज बच कर नहीं जा सकते। मेजर टॉड ने कहा, और अभी इसका फिक्र ख़त्म हुआ ही था कि अगला मशीन में से एक बार फिर हल्की सीटी की आवाज़ सुनाई दी और मेजर टॉड ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर एक बार फिर उसी पहले वाले बटन को प्रेस कर दिया। डिसमेंट बोल रहा हूँ बॉस, डिसमेंट की आवाज़ सुनाई दी। मेजर टॉड ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा, बॉस वो एक्रीमियन जीप से उतरकर 10-12 कदम ही आगे बढ़े थे कि फिर रुक गए, आपस में चंद लम्हे बातें करते रहे, फिर मुड़े और वापस जीप में बैठकर चले गए हैं। डिसमेंट ने जवाब देते हुए कहा, ओह क्यों, वापस क्यों चले गए हैं? मेजर टॉड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, अब मैं क्या कह सकता हूँ बॉस, डिसमेंट ने जवाब दिया। बहरहाल तुमने पूरी तरह होशियार रहना है, ओवर एंड ऑल। मेजर टॉड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और बटन ऑफ कर दिया। उन्हें यकीनन शक पड़ गया होगा, इसलिए वो वापस चले गए हैं, वो ऐसे ही हैं, कर्नल डेविड ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा। हो सकता है बॉस कि ये वो लोग ना हो, शक किसी को क्या पड़ना है, कोई चीज़ नज़र आ गई हो तो शक भी पड़ेगा। मेजर टॉड ने उसे हौसला दिलाते हुए कहा और फिर इससे पहले कि इसका फिक्र मुकम्मल होता मशीन में से वक्फे से सीटी की आवाज़ निकलने लगी। वो दोनों ये आवाज़ें सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि ये डिसमेंट की बजाय दूसरे ग्रुप की कॉल का कौशन था। मेजर टॉड ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर इस जाली के नीचे वाला बटन प्रेस कर दिया जहाँ से वक्फे से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो, जैकब बोल रहा हूँ, 008 तेज़ लहजे में कहा गया। यस ओवर, मेजर टॉड ने कहा। बॉस एक जीप मैदान के किनारे पर आकर रुकी, उसमें से 4 अक्रीमी उतरे और मैदान की तरफ जाने लगे, लेकिन 10-12 कदम चल कर ही वो रोके और फिर वापस आकर जीप में बैठे और जीप मुड़कर जिधर से आई थी उधर ही वापस चली गई। जैकब ने वही डिसमेंट वाली रिपोर्ट देते हुए कहा, मैं पहले ये रिपोर्ट सुन चुका हूँ। मेजर टॉड ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। कुर्सी पर बैठे हुए कर्नल डेविड का पुरजोश चेहरा भी वही पुरानी रिपोर्ट सुनकर बोझ सा गया। बॉस मुझे मालूम है कि डिसमेंट ने आपको रिपोर्ट दे दी होगी, लेकिन मैं सड़क के पार ऊपर वाली इमारत पर मौजूद हूँ। मैंने एक दूसरी बात चेक की, इस जीप के वापस जाने के चंद मिनट बाद शुमाल की तरफ एक इमारत से कार बाहर निकली और इसकी तरफ को तेज़ी से चली गई जिस तरफ वो जीप गई थी। और बॉस मैंने इसकी साइड सीट पर मेजर हैरी को बैठे खुद देखा है। जैकब ने कहा, क्या क्या कह रहे हो, मेजर हैरी और यहाँ? कर्नल डेविड ने यकलख चीख कर बोलते हुए कहा, यस सेफ, आप जानते हैं कि हम मेजर हैरी की शिनाख्त में तो गलती नहीं कर सकते। जैकब की आवाज़ सुनाई दी, इस इमारत को फ़ौरन चेक करो, अगर मेजर हैरी का कोई और साथी वहाँ मौजूद हो तो उसे पकड़ लो और फिर मुझे इतला दो। तमाम काम इंतहाई खामोशी से होना चाहिए, समझ गए? कर्नल डेविड ने चीख कर हुक्म देते हुए कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही कर्नल डेविड ने
ओवर एंड ऑल कहा और मेजर टार्ड ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। मेजर हैरी की यहाँ मौजूदगी का क्या मतलब हुआ? मेजर टार्ड इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेजर हैरी शैतान की औलाद है, वो यकीनन हमारे पीछे आया होगा। हेडक्वार्टर में यकीनन उसके मुखबर मौजूद हों। उन्होंने इससे हमारे छापे की इतला दे दी होगी। ओहो, लेकिन वो इस जीप के पीछे क्यों गया? ओह, यहीं ये लोग इमरान उसके साथ ही ना हो। ऐसा ना कि हम यहाँ बैठे इंतजार ही करते रहे और मेजर हैरी उनका खात्मा कर लेने में कामयाब हो जाए। कर्नल डेविड ने मुठ्ठियाँ भींचते हुए हिज़ानी लहजे में बात करते हुए कहा, लेकिन अगर उसे शक था तो वो इस जीप को रोक भी सकता था उसके पीछे जाने, और वो भी कुछ देर बाद। का क्या मतलब हुआ? मेजर टार्ड भी बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा। वो यहाँ हमारी मौजूदगी से वाकिफ था, इसलिए उसने उन्हें यहाँ नहीं छेड़ा ताकि हम दरमियान में ना कूद पड़े। वो इनका मुकाबला किसी और जगह करेगा, और मुकाबला क्या करेगा? वो बम फेंक कर इस जीप को उड़ा देगा। वो ऐसे मामलात में रिस्क लेने का कायल नहीं। ओह, काश मुझे पहले इल्म हो जाता कि मेजर हैरी यहाँ है। कर्नल डेविड ने पागलों के से अंदाज में अपने बाल नोचते हुए कहा। उसकी हालत खासी गैर दिखाई दे रही थी, जैसे वो बेबसी और गुस्से की इंतहा पर बैक वक्त पहुँच गया हो। उसी लम्हे मशीन से एक बार फिर वक्फे से सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और मेजर टार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर बटन प्रेस कर दिया। जैकब बोल रहा हूँ बॉस, इस इमारत में हमने एक आदमी को पकड़ लिया है, वो बेहोश है। और बॉस, वहाँ भी ये भी मशीन मौजूद है और वो आदमी इस मशीन के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के अलावा वो यहाँ कोई आदमी नहीं। अब क्या हुक्म है? जैकब ने पूछा। इस आदमी और इस मशीन को अपने स्पॉट में ले जाओ, लेकिन इंतहाई खामोशी से। हो सकता है कि मेजर हैरी के दूसरे आदमी यहाँ बिखरे हुए हों। स्पॉट पर ले जाकर इससे सारी बात मालूम करो। बेशक उसका एक एक रिश्ता अलहदा कर देना, लेकिन मुकम्मल मालूमात हासिल होनी चाहिए और फ़ौरन रिपोर्ट दो मुझे। कर्नल डेविड ने मेजर टार्ड के बोलने से पहले चीख कर कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल डेविड ने हाथ के इशारे से मेजर टार्ड को ओवर एंड ऑल कहने के लिए कहा और ख़ुद वो बेचैनी और इज़्तिराब के आलम में उसी तहखाने में टहलने लग गया। चीफ, हम खुद न चाहकर पूछगछ कर लें। मेजर टार्ड ने ओवर एंड ऑल कहकर बटन ऑफ करने के बाद कहा, नहीं, अगर इस दौरान वो इमरान और उसके साथ ही आ गए तो सारा मंसूबा ही तलपट हो जाएगा। जब तक ये बात तय नहीं हो जाती जीप में सवार अफराद वाकई अक्रीमी थे या इमरान और उसके साथ ही थे, हमें ओपन नहीं होना चाहिए, कर्नल डेविड ने कहा। और मेजर टार्ड ऐसी नज़रों से कर्नल डेविड को देखने लगा जैसे से यकीन ना आ रहा हो कि इस कदर जज्बाती आदमी इन हालात में इस कदर दानिशमंदाना अंदाज में भी सोच सकता है। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे कि थोड़ी देर बाद मशीन से एक बार फिर वक्फे से सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों ही चौंक पड़े। मेजर टार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर मशीन का बटन ऑन कर दिया। जैकब बोल रहा हूँ बॉस। मशीन से जैकब की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? मेजर टार्ड ने तेज़ लहजे में पूछा। बॉस, इस आदमी ने बेपनाह तशद्दुद के बाद ज़बान खोली। उसका नाम रॉजर है। उसका तल्लुक पहले बड़ी छावनी के स्पेशल सेल से था, लेकिन फिर हुकूमत ने स्पेशल सेल को ख़त्म कर दिया और इसके तमाम आदमियों को सीक्रेट सर्विस में शिफ्ट कर दिया गया है। स्पेशल सेल का इंचार्ज मेजर कोबरा अब सीक्रेट सर्विस का नंबर 2 है और मेजर हैरी का नायब है। रॉजर ने बताया है कि मेजर हैरी ने पता चला लिया था कि कर्नल डेविड साहब को ये इतला मिल गई है कि पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट आज रात दिफाई मुशीर जनाब जफ्सकी को उनकी रिहायशगाह से अगवा करेंगे और GP5 ने सुपर कॉलोनी के जनूबी तरफ वाले मैदान में इनको मारने के लिए मोर्चाबंदी की हुई है। मेजर हैरी को इस सारी मनसूबाबंदी की तफसीलात का भी इल्म था। चुनांचे मेजर हैरी और मेजर कोबरा ने मुख्तलिफ जगहों पर सीक्रेट सर्विस के आदमियों को तैनात कर दिया और ऐसा मनसूबा बनाया कि अगर पाकिस्तानी एजेंट आएँ और GP5 जैसे ही उन पर हमलावर हों, सीक्रेट सर्विस फौरी तौर पर एक्शन में आकर उनके साथ साथ GP5 का भी खात्मा कर दे। उसके बाद GP5 के आदमियों की लाशें गायब कर दी जाएं और पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें सीक्रेट सर्विस का कारनामा बनाकर हुकूमत के हवाले कर दी जाए। रॉजर ने बताया कि मेजर हैरी को यकीन था कि पाकिस्तानी एजेंटों को ज़रा सी भी खतरे की बू महसूस हुई तो वो फौरी तौर पर निकल जाएंगे, इसलिए उसने इन्हें चेक करने के लिए मुतबादल इंतजामात भी कर लिए थे। उन्हीं इंतजामात के तहत जैसे ही एक्रीमियों की जीप आकर रुकी, मेजर हैरी ने इस जीप पर दूर से फायर करके स्पेशल कॉशन दी, टी बटन चिपका दिया और फिर जब जीप वापस गई तो इस कॉशन के ज़रिए उसका ताक़ुब किया गया और हमारे हमला करने से पहले मेजर हैरी ने रॉजर को बता दिया है कि जीप में वाकई पाकिस्तानी एजेंट हैं। उसने इनमें से इमरान का नाम भी लेते सुना है और ये हिदायत की है कि सीक्रेट सर्विस के आदमियों को वापस भेज दिया जाए, लेकिन रॉजर के इतला देने से पहले हमने उस पर हमला कर दिया था। जैकब ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओहो वेरी बैड, तो ये मेजर हैरी हमसे आगे निकल गया। अब वो इमरान और उसके साथियों को मार डालेगा और हम यहाँ बेबस चूहों की तरह बिलों में छुपे बैठे रहेंगे। कर्नल डेविड ने हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। कर्नल
क्यों ना इस मशीन से फ़ायदा उठाया जाए जो रॉजर के साथ हमारे कब्ज़े में आई है। इसकी मदद से हम आसानी से मेजर हैरी और उसके साथियों को ट्रेस भी कर सकते हैं और उनका ताक़ुब भी कर सकते हैं। मेजर टाड ने कहा, अगर ऐसा हो सके तो फिर क्या कहना, जल्दी करो, ख़त्म करो इस सारे ड्रामे को। कर्नल डेविड ने चीख कर कहा। मेजर टाड ने पहले जैकब को और फिर बटन ऑफ करके दूसरे सेक्शंस को बारी बारी हिदायत दी और उसके बाद वो दोनों तहखाने से निकलकर माबद में आ गए। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच गए जहां रॉजर शदीद ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था और मशीन वहां मौजूद थी। मेजर टाड ने वहां पहुंचती मशीन ऑपरेट करनी शुरू कर दी और फिर जैसी मशीन के एक बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा तो मेजर टाड के अलग से बेख्तियार मुसरत भरी आवाज़ निकली, कर्नल हम कामयाब हो गए। ये तो हमारी मशीन से भी ज़्यादा एडवांस मशीन है। इससे तो हम मेजर हैरी और उसके साथियों को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इनकी बातें भी सुन सकते हैं। मेजर टाड ने जल्दी जल्दी एक नाब को दाएं तरफ घुमाते हुए कहा। कर्नल डेविड की आंखें मुसरत की वजह से चिरागों की तरह जलने लगी। मेजर टाड ने जल्दी से मुख्तलिफ बटन दबाए, मुख्तलिफ नाबों को दाएँ बाएँ घुमाकर एडजस्ट किया। फिर उसने जैसे ही एक बटन दबाया मशीन पर मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई। पहले तो स्क्रीन पर रोशनी की आड़ी तिरछी सी लकीरें दौड़ती रही। फिर एक मंजर उभर आया। ये मंजर एक कार के अंदरूनी हिस्से का था और कार के अंदर बैठे हुए अफराद साफ नजर आ रहे थे। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी था जिसके सर के बालों के अंदाज ऐसा था जैसे कोबरा फान उठाए खड़ा हो। उसके साथ मेजर हैरी बैठा हुआ था। अगवी सीटों पर 3 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। कार साकित थी और कार की स्क्रीन से बाहर दूर एक इमारत सी नजर आ रही थी जिस पर तेज रोशनी थी और 2 मुसल्लह फौजी वहाँ मौजूद थे। ये तो इस इमरान के साथी हैं हैरी, वो इमरान कहाँ गया? मशीन से अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेतकल्लुफ़ाना था और उन्होंने चूँकि स्क्रीन पर इस कोबरे के फन वाले बालों के ओंठ हिलते देख लिए थे इसलिए वो समझ गए कि यही मेजर कोबरा है और वही बात कर रहा है। वो जोफ्स्की को अगवा करने गया होगा। तुमने देखा कोबरा कि इन लोगों ने किस तैयारी और होशियारी से चेक पोस्ट पर कब्जा किया है? मेजर हैरी की आवाज़ सुनाई दी। मगर मेजर हैरी, हमें फ़ौरन इन पर छापा मारना चाहिए। हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? कोबरा ने बेचैन से लहजे में कहा। तुम भी कर्नल डेविड की तरह जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहे हो। ये इमरान और उसके साथी आम मुजरिम नहीं, ये दुनिया के शातिर तरीन लोग हैं। जैसे ही हरकत में आएंगे ये इस तरह गायब हो जाएंगे कि फिर इन्हें तलाश करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमें इंतज़ार करना है। मुझे यकीन है कि जोफ्स्की को अगवा करने से उनका मकसद इससे किसी ख़ास बात की पूछगिछ करनी है, इसलिए फ़ौरी तौर पर उसकी मौत का ख़तरा नहीं है। ये जैसे ही अपने किसी अड्डे पर पहुंचेंगे हम उन्हें घेर लेंगे और फिर इनके निकल जाने का कोई स्कोप बाकी नहीं रहेगा। मेजर हैरी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम वाकई फौलादी असाब के मालिक हो मेजर हैरी, कोबरा ने जवाब देते हुए कहा। उनसे मुकाबले में ऐसा बनना ही पड़ता है वरना नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। कर्नल डेविड, जिम मार्कर और टॉम तीनों इसी जज्बातीपन का शिकार होकर उनके मुकाबले में नाकाम होते रहे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेजर हैरी की आवाज़ सुनाई दी और फिर कार में खामोशी तारी हो गई। मैंने ये जगह पहचान लिया कर्नल, ये सुपर कॉलोनी की जनूबी तरफ की चेक पोस्ट है। मेजर टाड ने कहा। ये मशीन उठाओ और चलो, सब साथियों को भी रवानगी का आर्डर दे दो। हमने फौरी तौर पर हैरी के पीछे जाना है। मैं इस मेजर हैरी को बता देना चाहता हूँ कि कर्नल डेविड क्या हैसियत रखता है। हम इनकी निगरानी करेंगे और फिर जैसे ही हरकत में आने लगे हम भी भरपूर अंदाज में हरकत में आ जाएंगे। और उसके बाद अगर इमरान उसके साथियों के साथ साथ मेजर हैरी और उसके साथियों का भी खात्मा हो जाएगा तो मुझे परवाह नहीं रहेगी। कर्नल डेविड ने फैसला कुन लहजे में कहा और मेजर टाड ने उस बात में सर हिला दिया। मकान के नीचे बने हुए तहखाने में पहुंचकर इमरान ने जोफ्स्की को कुर्सी पर बिठाकर बांधने का हुक्म दिया ही था कि अचानक सीढ़ियों से हाशम चीखता व नीचे उतरा और सब बेख्तियार चौंक पड़े। हमला हमला, पूरे मकान को घेरा जा चुका है, हाशम ने चीखते हुए कहा और उसी लम्हे दूर से तेज़ फायरिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई खुफिया रास्ता है यहाँ? इमरान ने होंठ बाते हुए पूछा। नहीं, यहाँ कोई खुफिया रास्ता नहीं है, हाशम ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। कैप्टन शकील, इसे उठाओ और सब असला संभाल ले। आओ मेरे पीछे, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले कमरे में पहुँच गए। हाशम के 4 साथी बाहर जवाबी फायरिंग कर रहे थे लेकिन चारों तरफ से फायरिंग का दबाव इस कदर शदीद था कि इनमें गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी। ऊपर वाली मंजिल पर चलो, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो बरामदे में से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पहुंचकर इमरान के होंठ बेख्तियार भींच गए क्योंकि मकान की साख्त ऐसी थी कि इसके चारों तरफ चौड़ी गलियां थी और मुल्हिका मकानात इन गलियों के पार थे, जबकि फायरिंग चारों तरफ से की जा रही थी। जोफ्स्की का मसला भी खासा टेढ़ा था। अब और कोई सूरत नहीं, जीप में बैठकर फायरिंग करते हुए निकलना है हमने। आओ, इमरान ने एक लम्हे में जायज़ा मुकम्मल करते हुए कहा और फिर वो सब तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए। फायरिंग मुसलसल जारी थी। इमरान ने इशारा किया और वो सब पोर्च में खड़ी जीप में तेज़ी से सवार हो गए।
फायरिंग रोक दो और जिस तरह निकलना चाहो निकल जाओ। इमरान ने हाशम और उसके साथियों से कहा और इसके साथ ही उसने जीप स्टार्ट की, फिर इसे तेज़ी से घुमा दिया। जब तक मैं ना कहूँ फायर ना खोलना। इमरान ने अपने साथियों से कहा जो मशीन गन लिए जीप की खिड़कियों में से ऐसे अंदाज में जमे थे कि बराह रास्त निशाना बन सके। और उसके साथ ही इमरान ने क्लच छोड़कर पूरी कुव्वत एक्सीलेटर पर डाली तो जीप बिजली की तेज से दौड़ती हुई फाटक के करीब पहुंच गई। दूसरे लम्हे चरोट की तेज आवाज़ें सुनाई दी और जीप बिल्कुल फाटक के करीब जाकर रोक गई। तनवीर जो इमरान की साइड पर बैठा हुआ था उछल कर नीचे उतरा। अंदरूनी तरफ से फायरिंग बंद हो जाने की वजह से अब बाहर से भी फायरिंग बंद हो चुकी थी, सिर्फ एक पट खोलना और झटका देकर। इमरान ने तनवीर से कहा और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। तनवीर ने बड़ा कुंडा हटाया और दूसरे लम्हे उसने एक जोरदार झटके से पट खोला और उसके साथ इसने छलांग लगाई और पलक झपकने में वो इस तरह सीट पर वापस बैठ चुका था जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली अपने शिकार पर झपटती है। उसके साथ ही इमरान ने फुल एक्सीलेटर दिया और जीप आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ी थी कि अकलक सामने एक जीप आ गई। इमरान ने तेज से स्टीयरिंग काटा और जीप चां की आवाज़ के साथ दो पहियों पर साइड पर उठी और सामने वाली जीप से टकराए बगैर उसकी बाईं साइड से निकलकर आगे बढ़ती गई। उसी लम्हे यकलक जीप पर फायरिंग शुरू हो गई, मगर जीप की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि फायरिंग उसे निशाना न बना सके। अलबत्ता जवाब में तनवीर, सफ्तर और कैप्टन शकील की फायरिंग करने वाले चंद लम्हों में ही खामोश हो गए। इमरान थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि यकलक दो कारें बिजली की तेज से दाएं बाएं से झपट कर सड़क पर आई और ये दोनों इस कदर अचानक सामने आई थी कि बच निकलने का कोई रास्ता बज़ाहिर नजर न आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बोंट आपस में टकराते इमरान की जीप दरमियान से निकली और खौफनाक धमाकों के साथ ही दोनों कारें लट्टू की तरह घूमी और उनकी डिग्गियां घूमकर एक दूसरे के साथ पूरी कुव्वत से टकराई। मगर इस दौरान जीप वहां से काफ़ी दूर जा चुकी थी। अब रास्ता साफ था, मगर इमरान इसी रफ्तार से जीप दौड़ाता हुआ लिए चला जा रहा था। साइड रोड से जैसे ही मेन रोड पर पहुंचे इमरान ने जीप को दाएं तरफ मोड़ा और कुछ आगे जाने के बाद उसने इसी रफ्तार से एक बार फिर दाएं तरफ मोड़ा। फिर जीप साइड पर जाने वाली एक पुख्ता सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों के झुंड थे। आगे जाकर सड़क बाएं तरफ को घूमी, फिर एक खूबसूरत पार्क के गेट पर जाकर ख़त्म हो गई। लेकिन इमरान पार्क के साइड पर बनी हुई नापुख्ता सड़क को पर जीप को दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। ये सड़क कदरे ढलवान थी, इसलिए जीप की रफ्तार और भी तेज़ हो गई थी। पार्क के खात्मे के बाद एक पुख्ता सड़क क्रॉस करते हुए गुजर रही थी। इमरान ने जीप इस पर डाली। ये सड़क अब खेतों में से गुजरने लगी थी। काफ़ी दूर जाकर उन्हें दरख्तों के दरमियान एक वसी और इस खुला मैदान नजर आने लगा जो इंतहाई जदीद अंदाज में बनाया गया था। इस पर इसराइल का झंडा लहरा रहा था। इमरान ने जीप इसके बाद फाटक के सामने जाकर रोकी और फिर बिजली की इसी तेज़ी से नीचे उतरकर उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद साइड फाटक खोल दिया गया और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके जिस्म पर पतला और शिकनों से भरपूर लिबास था। इमरान ने इसके कान में सरगोशी की तो इससे पीछे हटा और इमरान वापस मुड़कर दोबारा जीप पर सवार हो गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और इमरान जीप अंदर ले गया। ये वाकई इंतहाई जदीद अंदाज की खूबसूरत कोठी थी। जैसे ही जीप जाकर वसी और इस पोर्च में रुकी, बरामदे में खूबसूरत इस लड़की नमूदार हुई जिसने जीन्स और हाफ शर्ट पहनी हुई थी। उसके सर पर बाल लड़कों के इस अंदाज में कटे हुए थे। वो हैरत से जीप को देख रही थी कि इमरान जीप से नीचे उतर आया और तेज से आगे बढ़कर उसने लड़की को कुछ कहा तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। ओ हो, आओ मेरे साथ नीचे तहखानों में, जल्दी आओ, जल्दी करो, लड़की ने तेज लहजे में कहा। उसी लम्हे वो बूढ़ा भी फाटक बंद करके वापस आ गया। जब राड को कहो ये जीप जहाँ से निकाल कर कहीं दूर छोड़ आए, लड़की ने इस बूढ़े से मुखातब होकर कहा और बूढ़ा सार हिलाता हुआ एक तरफ को बढ़ गया। इमरान के इशारे पर इसके साथी नीचे उतर आए थे। जॉफ्स्की जिसे रास्ते में होश आ गया था को कैप्टन शकील ने सर पर ज़रब लगाकर दोबारा बेहोश कर दिया था। उसे भी नीचे उतारा गया और फिर इस लड़की की रहनुमाई में सब एक खुफिया रास्ते से नीचे एक वसी और इस तहखाने में पहुंच गए जहां दफ्तर के अंदाज में फर्नीचर मौजूद था। दीवार पर इसराइल का एक बहुत बड़ा नक्शा चस्पा था और मेज़ पर भी इसराइल का झंडा था। मेज़ सागवान की बनी हुई और इंतहाई वसी और रेज़ थी जिस पर 3 रंगों के फ़ोन भी मौजूद थे। आप लोगों ने ये जगह सुबह 7 बजे से पहले हर सूरत में खाली कर देनी है। मेरा नाम लीज़ा है। लड़की ने तहखाने में पहुंचते इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम फिक्र ना करो लीज़ा, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। इमरान ने कहा और वो लड़की जिसका नाम लीज़ा था सर हिलाती हुई वापस चली गई। ये किसका दफ्तर है? किसी इसराइली अहदेदार का लगता है। और ये लड़की, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये लीज़ा नाइब इंचार्ज है और फ़लस्तीनियों के एक इंतहाई ताकतवर ग्रुप जिसे अबू अब्दुल्ला ग्रुप कहा जाता है के लिए मुखबरी करती है, बल्कि इस दफ्तर के तमाम मुलाजिम मुखबरी करते हैं और भारी रकूमात हासिल करते हैं। अबू सलाम ने मुझे एमरजेंसी के लिए इसका पता दिया था और साथ ही मुआवन कोड
वर्ड भी बता दिया था। कोड वर्ड है ग्रेट इसराइल और यकीनन उसने यहाँ इतला भी कर दी होगी। ये दरअसल सर्वे ऑफ इसराइल का सदर दफ्तर है, इमरान ने कहा, और सारे साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। चलो इस जफ्सकी को होश में ले आओ, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना, दुश्मन किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। गो मुझे यकीन है कि लीज़ा इन्हें आसानी से संभाल लेगी, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए, इमरान ने कहा। और कैप्टन शकील ने कंधे पर लदे हुए जॉफ्स्की को एक कुर्सी पर बिठा दिया और इसके साथ उसने यके बाद दिगरे उसके दोनों गालों पर 3-4 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। चंद लम्बे बाद जॉफ्स्की चीख मारकर होश में आया तो कैप्टन शकील तेजी से मुड़कर उसके अकब में गया और उसने गर्दन से पकड़कर जॉफ्स्की को एक झटके से खड़ा किया और दूसरे लम्हे इंतहाई फुर्ती से उसका स्लीपिंग गाउन आधे से ज़्यादा उसके बाजुओं के नीचे उतारकर उसके कंधों पर दबाव डालकर उसे दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। इस सारी कार्रवाई में सिर्फ चंद लम्हे खर्च हुए और जॉफ्स्की जो होश में आकर अभी ज़हनी तौर पर संभल ही पा रहा था कि उससे हैरत अंगेज़ कार्रवाई से बुरी तरह हिरासा हो गया। तुम्हारा नाम जॉफ्स्की है और तुम मुल्क की सलामती के दफाई मशीर हो, इमरान ने आगे बढ़कर गुर्राते हुए लहजे में कहा। उसका लहजा बेपनाह दुरुस्त सा, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर गुर्रा रहा हो। हाँ हाँ, मगर तुम कौन हो? तुम तो एक्रीमी हो, मगर जबान मकामी बोल रहे हो। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? ये तो कोई दफ्तर है, इसराइल का कोई सरकारी दफ्तर। जॉफ्स्की ने इधर देखते हुए मगर घबराए हुए लहजे में कहा। सुनो जॉफ्स्की, मुझे मालूम है कि तुम्हें स्नेक सर्कल नामी लेबॉर्ट्री के बारे में मुकम्मल तफसीलात का इल्म है और हम तुम्हें तुम्हारी रिहाइशगाह से इसलिए अगवा करके ले आए हैं ताकि तुम हमें स्नेक सर्कल की अंदरूनी और बैरूनी तमाम तफसीलात बता दो, इमरान ने उसी लम्हे में कहा। स्नेक सर्कल? कैसा स्नेक सर्कल? मैं तो किसी स्नेक सर्कल के बारे में नहीं जानता। तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है, जॉफ्स्की ने घबराए हुए लहजे में कहा। तनवीर, अब ये तुम्हारा शिकार है, लेकिन देखो इसे मरना भी नहीं चाहिए और वक्त भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, इमरान ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। इस मच्छर ने मेरा क्या शिकार बनना है? बहरहाल मैं भी इसका एक अज़ू काट कर इसकी रूह से भी सब कुछ उगलवा लेता हूँ, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। और इसके साथ ही वो आगे बढ़कर जॉफ्स्की के सामने तन कर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ जॉफ्स्की, स्नेक सर्कल में सब कुछ बता दो, तनवीर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं जब कुछ जानता ही नहीं, तो जॉफ्स्की ने कहना शुरू किया था, मगर इससे पहले कि उसका फिक्रा ख़त्म होता तनवीर का हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और इसके साथ ही जॉफ्स्की के होलक से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली और वो कुर्सी पर बुरी तरह फड़कने लगा। तनवीर ने इंतहाई बेदर्दी से उंगली उसकी दाएं आंख में किसी नेज़े की तरह मार दी थी। अब भी वक्त है, बता दो वरना दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, तनवीर ने अपनी खून और जर्द रंग के मादे से लथड़ी उंगली जॉफ्स्की के स्लीपिंग गाउन से साफ करते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। जॉफ्स्की की हालत बेहद ख़राब थी। अगर कैप्टन शकील ने उसे अकब से कंधों पर दबाव डालकर पकड़ा हुआ ना होता तो जॉफ्स्की शायद पूरे फर्श पर लौटन कबूतर की तरह फड़कता फिरता। वो मुसलसल चीख रहा था, फिर उसकी आवाज़ डूबती चली गई और उसका सर ढलक गया। वो बेहोश हो चुका था। दूसरे लम्हे कमरा तनवीर के ज़ोरदार थप्पड़ों की आवाज़ से गूंज उठा और एक बार फिर जॉफ्स्की चीख मारकर होश में आ गया। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था, जैसे सर से आबशार चेहरे पर बहती हुई नीचे जा रही हो। रंग जर्द पड़ गया था और बाकी मानदा एक आंख तकलीफ और खौफ की वजह से फट सी गई थी। चेहरे के अजलात तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गए थे। बोलो वरना दूसरी आंख निकाल दूंगा, उसके बाद कान काट दूंगा, नाक काट दूंगा, जबड़े तोड़ दूंगा, बाजू और लातों की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा और फिर तुम्हारा ये मफलूज और बेबस जिस्म इसराइल के किसी चौक में बड़ा नजर आएगा। बोलो वरना, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। बताता हूँ, फॉर गॉड सेक मुझे अंधा ना करो, तुम जालिम, तुम बेरहम हो, मैं बताता हूँ। आखिरकार जॉफ्स्की ने होलक के बाल चीखना शुरू कर दिया। बोलना शुरू करो वरना, तनवीर ने पहले से भी ज़्यादा सर्द लहजे में कहा। फिर जैसे टेप रिकॉर्डर चल पड़ता है, इस तरह जॉफ्स्की ने स्नेक सर्कल के बारे में तफसीलात बतानी शुरू कर दी। चूँकि वो अब ज़हनी तौर पर इंतहाई खौफजदा हो चुका था, इसलिए इमरान ने मुसलसल सवालात करके उससे अपना मतलब की हर बात पूछ ली। ओके, तुमने हमारे साथ तावन किया है जॉफ्स्की, इसलिए अब तुम्हें मज़ीद कोई तकलीफ़ ना दी जाए, इसे पानी पिलवाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कैप्टन शकील से कहा और ख़ुद वो मुड़कर इस रास्ते की तरफ बढ़ गया जहाँ से वो लोग इस तहखाने में पहुँचे थे। लेकिन अभी वो सीढ़ियों तक पहुँचा ही था कि वो बूढ़ा तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी के आसार नुमाया थे। वो GP5 का कर्नल डेविड और सीक्रेट सर्विस का मेजर हैरी आए हुए हैं। उन्होंने लीज़ा को गिरफ्तार कर लिया और वो पूरे दफ्तर की तलाशी ले रहे हैं। वो यहाँ पहुँचेंगे। बूढ़े ने का लहजा इंतहाई परेशानी वाला था। यहाँ खुफिया रास्ता है, वो बताओ कहाँ है, जल्दी बताओ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। वही तो बताने आया हूँ। लीज़ा ने मुझे इशारा करके कहा कि मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूँ वरना हम सब बेमौत मारे जाएंगे, आओ मेरे साथ, बूढ़े ने कहा और तेजी से मेज़ की अकबी सिमत दीवार में नस्ब एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली, फिर उसके अंदर हाथ डालकर कोई हुक खींचा तो अलमारी तेजी से साइड पर हट गई और खला में नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ साफ
साफ दिखाई देने लगी। जल्दी करें आप सब, यहाँ से निकल जाएं। ये सुरंग यहाँ से कुछ दूर खेतों के अंदर बने हुए हट में निकलेगी। वो बड़े साहब का रेस्ट हाउस है, वहाँ से आप निकल सकते हैं। प्लीज़ जल्दी करें, अभी मैंने यहाँ की चीज़ों को भी दुरुस्त करना है। बूढ़े नेताई घबराए हुए लहजे में कहा, जॉफ्स्की को भी ले आओ, अगर ये कोई गलत हरकत करे तो गर्दन तोड़ देना। इमरान ने तेज लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जॉफ्स्की ने सहमे हुए लहजे में कहा। फिर जब वो सब तेजी से सीढ़ियाँ उतर गए तो उनके अकब में अलमारी का तख्ता आ गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक सुरंग थी जो काफ़ी दूर तक चली गई थी। सुरंग में बाकायदा दरी नुमा मैट बिछा हुआ था और साइडों पर तस्वीर के फ्रेम मौजूद थे। वो सब तेज़ी से आगे बढ़ते गए। फिर वो वाकई सुरंग के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा खोल कर दूसरी तरफ आए तो एक खूबसूरत अंदाज में सजे हुए कमरे में पहुंच गए। इस कमरे से निकलकर वे एक राहदारी में से होते हुए इस खूबसूरत अंदाज में बने हुए हट से बाहर आ गए। ये हट दरख्तों के घने झुंड में बनाया गया था और इसके चारों तरफ दूर दूर तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ था जिनमें कदावर फसलें